हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। आज अपनी 9 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो अपनी करेंगे। इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको नया कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा और पेपर को अगर आसान पेपर आ जाए उसको किस प्रकार अटेम्प्ट करना है वो भी आपको चीज़ सीखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। आप जितने ज़्यादा टेस्ट लगाते रहोगे आपको ज़्यादा फायदा होता रहेगा। और ये बात दिमाग से निकाल देना कि सर ये तो एसएससी जीडी का है, हम बिहार एसएससी के लिए क्यों करें। देखो दोस्तों, मैथ है वो मैथ है, उसमें कोई भी है क्वेश्चन इधर का इधर, इधर का उधर आ सकता है। तो आपको कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन मिले आप उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें बढ़िया क्वेश्चन आए हुए हैं पूरी सीरीज में, तो मैं आपको करवा रहा हूँ। क्योंकि बाकी यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, है ना, और बिहार एसएससी का एग्जाम हो गया, इन सभी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सेम। तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिले आप झट से उसको करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तब आपका इसमें माइंड चलना शुरू होगा और आपके नए क्वेश्चन आएंगे आपके सामने तो आप इसको अटेम्प्ट करना सीख जाओगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या है पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या 12 और 7 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों किसका, शंकु का। ये होता है, अगर आपको बोलता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप लिखते पाई आर एल, लेकिन कुल बोल दिया, देखो शंकु ये होता है, इस प्रकार की शेप होती है ना। अब इसमें ये इसका आ गया इधर इधर वाला, ये दोनों साइड का ये होता है इसका वक्र का। लेकिन अगर कुल बोलेंगे तो इसमें ये और आ जाता है, ये क्या होता है, वर्ताकार शेप होती है दोस्तों। आपने कैप लगाई है ना सिर पे, ये शंकु वाली, कोन वाली, या आपने कोन वाली कुल्फी खाई होगी जिसको सोफ्टी बोलते हैं, देखिए ना। तो उसमें देखना ऊपर ऊपर की तरफ तो इस प्रकार होता है, लेकिन नीचे की तरफ वो बिल्कुल गोलाकार होता है, वर्ताकार, तो इसलिए उसका क्षेत्रफल और आ जाता है, ठीक है ना। इसलिए ये अपने करते हैं। लेकिन इसका अगर फॉर्मूला बनाने चाहेंगे तो पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पर एल हो गया और यहाँ पे आर बच गया। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, इंटू में एल कितनी है, तिर्यक ऊंचाई एल 12, इनका योग है, दोनों को जोड़ दो, कितने आ गए 19। इसको काट दो, 19 दूना 38, 380 और 19 दूना 38, ये और जोड़ दो, कितना आ गया 8, 418। आंसर आ गया 418, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे। प्रमोद, अखिल और रमन किसी काम को 14 दिन में तीनों मिलकर कर सकते हैं। अखिल और रमन, अखिल प्लस रमन, इसको 77 डेज में करते हैं। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें प्रमोद उसी कार्य को करता है। इसका मतलब प्रमोद का अकेले का पूछा है, तो प्रमोद कितने दिन में इसको करेगा। तो प्रमोद का अपने को टाइम निकालना है दिन, तो यहाँ क्या आएगा ऊपर, टोटल वर्क अपॉन टोटल इसकी एफिशिएंसी, बस, ठीक है। वही लड्डू वाली बात है। टोटल इसका काम मानेंगे 14 और 77 है, ये हो गया 7 × 2, ये हो गया 7 × 11। देखो कॉमन क्या रहा है 7, इन दोनों में कॉमन नहीं है तो 2 × 11 कर दो, 22 7 154, ठीक है। ये इसका एलसीएम आ गया। 14 से करेगा कितना आएगा, 14 एकम 14, 14 एकम 14, और 77 का डबल करेंगे तो ये आ गया। अब देखो यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी, मतलब तीनों एक दिन में 11 लड्डू खाते हैं। ये दोनों कितने खा पाते हैं, 2 ही खा पाते हैं, ठीक है ना। तो ये कितने खाता होगा, ये टोटल 154 लड्डू के 154 है, वो उसको किसको खाने हैं, प्रमोद को खाने हैं। तो इन दोनों में से ये 2 ही लड्डू खा पाते हैं, है ना। तो बाकी कितने बच गए, 9। तो 9 किसका होगा, इसका होगा प्रमोद का, तो 9 का डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 154/9, ही आंसर आ गया। आगे हल ही नहीं किया इसने, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे। अक्षित 10% की छूट देकर 5000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक सूटकेस बेच रहा है। देखो 5000 का एक सूटकेस था, 10% छूट दी तो इसको 9/10 लिख दें क्या, 90/100 लिखने के बजाय 9/10। और यदि भुगतान नगद में किया जाता है तो आगे 10% की छूट और प्रदान करता है। तो देखो कितना आ जाएगा 90/100, मतलब 9/10, 10% छूट और दे दी ना, केस दे रहा है। तो एक ग्राहक ने अक्षित से सूटकेस खरीदा, उसे नगद भुगतान किया, उसने अक्षित को कितनी राशि दी है, देखो बस 9 पंजे 9 निम 81, 81 5 करेंगे तो 405 आएगा। तो देखो ये तो 450 आ रहा है, ये 405 आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा ये, ओके। ये कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, 4050। बात समझ आई क्या। इस प्रकार आपको ऑप्शन से करना होता है। एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है,
64,000, जिसमें प्रति वर्ष इसकी वर्तमान जनसंख्या के 1/8 में भाग के बराबर वृद्धि होती है। इसका मतलब 8 है तो वो अगले साल 9 हो जाएगी, एक साल के अंदर। जनवरी में 8 थी जनसंख्या लोग थे, तो दिसंबर में जाके 9 हो जाएंगे, अगले साल फिर 8 से 9, इसी प्रकार ये चलती जाएगी। कितने साल बोला है? 2 साल। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 8 से कितनी होगी? 9, 8 से कितनी? 9, 3 साल होती तो एक बार और लिख लेते। बस अब गुणा करो, 8 8 64, ये आ गया 1000, 9 निम 81,000 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक टंकी में रिसाव के कारण टंकी 220 लीटर पानी बचा है। देखो रिसाव का मतलब हो गया एक टंकी में क्या है दोस्तों? छेद है, छेद से पानी निकलेगा। मान लो इसमें 240 लीटर पानी था, ठीक है, ये कहता है इसमें 220 लीटर पानी बचा है, मतलब अब इतना इतना पानी बचा है इसमें। ये ऊपर वाला 20 लीटर क्या हो गया दोस्तों? ये खाली हो गया, है ना। इसने पूछा है हानि प्रतिशत, मतलब पानी जो वेस्ट गया कितना गया? 20। कितने में से? 240 में से। आपको 100 में से बताना है। हानि प्रतिशत पूछा है ना, 0 से 0, इसको काटा 12, 12 का 12 × 96। देखो 8 वाला एक ही ऑप्शन है, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। एक दूध वाले ने 1630 रुपये में 90 लीटर दूध खरीदा, 15 लीटर पानी मिलाया। यदि वह इसे 19 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात है। दोस्तों इसने खरीदा है 1630 रुपये में कितना? 90 लीटर, लेकिन इसने बेचा क्या है? 105 लीटर दूध बेचा है, और 1 लीटर की कीमत 19 रुपये के हिसाब से लगाई है इसने। बात समझ गए ना? क्योंकि 105 कैसे हुआ? 90 लीटर तो दूध था, 15 लीटर पानी, तो टोटल कितना हो गया? 105, है ना। तो ये मिश्रण ही बेचेगा ना, दूध और पानी का। तो इसने इसका रेट लिख दिया 19 रुपये प्रति लीटर, तो ये हो गया इसका टोटल। और ये 90 रुपये लीटर के हिसाब से इसने खरीदा था, सॉरी 90 लीटर दूध खरीदा था। टोटल कितने रुपए का? 1630 का। यहाँ भी टोटल बन गया, इसका अनुपात निकाल लो। 5 से काटोगे तो कितना आएगा? 5 दिया 15, 1 5 दुआ 10 और 5 6 का 30, 5 से काटा 21, फिर 19 1 19, तो कितना बचेगा? 13, इससे भी नहीं जाएगा। 21 का डिवाइड करके देखो, 3 और 2 5 और 6 11, ठीक है। चलो इसको गुणा कर लो, देखो ये आ गया 19 × 20, इधर देखो इसको देख लिया, 19 × 21 है। अब इनका गुणा करना हो तो इनकी बीच वाली संख्या क्या है? 20, तो इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 20 का स्क्वायर 400, मतलब 399 आ गया। ये कितना आ गया? 326। यहाँ से देखो क्या हुआ है, तो ये वृद्धि हुई है 3, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 73 की वृद्धि हुई है 326 पर। गुणा में 100 में से कितनी है वो आपको बतानी है। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा। 326 का भाग दे के देखो, देखो 32 × 64, मतलब 2 बार जाएगा ये लगभग, ठीक है। तो या आप इसको इस प्रकार भी भाग दे लेना, ठीक है। 300 कितना आएगा? 26, 2 बार जाएगा तो कितना आ गया? 12, 2 2 4 और 1 5 और 2 3 6, तो ये आ गया 8, 12 में से 5 गया 7, और ये कितना बच गया? ये फिर 2 बार जाएगा, तो 22 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आपके पास आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है। आगे आप भाग दे लेना। चलिए नेक्स्ट पे देखो, चतुर्थानुपाती पूछे है दोस्तों। आपको पता है इनका गुणा और इसका भाग। देखो A, B और C 3 है, आपको चौथा पूछा है, तो इन दोनों का गुणा होता है B × C, और A का भाग दे देते हैं, X की वैल्यू आ जाती है। चतुर्थानुपाती है ना ये। करो गुणा A, इनमें से कॉमन ले लो, A क्या आएगा? A - B। यहाँ से क्या आएगा? A² प्लस का B², और डिवाइड किसका करना है? इसका। इसको लिख लो A² प्लस B², और यह क्या आएगा? A² - B²। पता है ना आपको, इसको तोड़ दिया आपने, ये इससे कट गया। अब देखो इसको भी तोड़ लेंगे, क्या आएगा? इसकी जगह लिखेंगे तो A × A - B अपॉन क्या आ जाएगा? A + B A - B। ये पता है ना, A² - B² है, माइनस का चिन्ह है तो 1 + 1 माइनस हो जाता है अगर पावर सम है। तो ये इससे कट गया, बचा कितना? A/में A + B, बस इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। बेलन का आयतन इतना है, ऊंचाई इतनी, R ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों बेलन का आयतन होता है πr², h कितना है? 2640, बस वैल्यू पुटिंग करनी है 22/7। R² आपको ज्ञात करना है, h की वैल्यू 21 बराबर में 2640, ठीक है।
देखो 22 से इसको करो, 22 एकम 22 और 22 दूना 44 और ये आ गया 0। फिर 7 एकम 7, 7 दिया 21, 3 से काटा कितना आ गया 40। इसका मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40। अब देखो इसका आर की वैल्यू निकालनी तो इसका रूट करना पड़ेगा। अब देखो ये रूट डेसिमल में है, बताओ 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 आएगा। 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 आएगा। ये 1 आएगा, है ना, लगभग 2 के नज़दीक मान लो। ये कितना आएगा, 4 या 5 आ जाएगा। बताओ ये कितना आ रहा है, 36। इसके नज़दीक वाला सबसे कौन सा है, यही तो है 5 और 6 के बीच का, 5 और 7 के बीच का 6 आएगा ना, 6 का स्क्वायर। बात समझ आ गई ना, तो सबसे नज़दीक है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ओके चलिए नेक्स्ट पे। रानू एक कार्य को 10 दिन में कर सकती है, जबकि रूबी उसी कार्य को 15 दिन में करती है। ये आ गई रानू। अब ये कहता है इसका टोटल वर्क मानो कितना आएगा, 30 मान लो। 15 और 10 का एलसीएम 3 और ये 2। इसका मतलब ये 3 लड्डू खाती है प्रतिदिन, ये 2 लड्डू खाती है प्रतिदिन, मतलब डेली के। यदि वे एकांतर आधार पर एक एक दिन करते हैं, देखो 3 और 2 कितने हो गए, 5। इसका मतलब 2 दिन में काम कितना हो जाएगा दोस्तों, आप वो लोग सिर्फ 5 लड्डू खा जाएंगे दोनों मिलके। पहले दिन कौन खाएगा, रानू। दूसरे दिन कौन खाएगा, रूबी। देखो आरबी रूबी, आरएन रानू। फिर तीसरे दिन रानू, फिर रूबी। तो 2 दिन में कितने खा रहे हैं, 5। आपको खाने कितने हैं, 30। कितने से गुणा करेंगे, 6 से। तो 6 से गुणा इसको कर दो, इसको कर दो, ये हो गए 30 और 6 दूनी 12। तो आंसर आ गया आपका 12। ओके चलिए नेक्स्ट पे। माता पिता की औसत आयु 24 है, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 48। उनके पुत्र की आयु पति की आयु की 1/9 है। देखो उसका जो सन है उसकी आयु है उसके पति, इसका मतलब है पति को हस्बैंड लिख दूं क्या, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और एक क्या है, पुत्र है। हस्बैंड की आयु का 1/9 है, बस ये आपने समीकरण बना के इसको रख लिया साइड में। पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है, तो ये 6 माइनस कर दो एक बार, क्योंकि दोनों यहाँ पे हस्बैंड प्लस वाइफ का योग है और अंतर है ना, जो भी अंतर है उसको माइनस कर दिया करो। कितना बच गया, 42। इसका मतलब ये दोनों बराबर बराबर होंगे यहाँ तक तो। लेकिन ये पति 6 साल बड़ा है ना इससे, क्योंकि ये छोटी है। ये तो हो जाएगा 27 साल का, और ये कितने की है, 21 की है ना। अब देखो ये सन है, ये किसकी, इसके हस्बैंड मतलब इसकी आयु का है, इसके पति की आयु का कितना है, 1/9। तो 1/9 कर दो, इसकी आयु कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3। बात समझ आई है क्या। अब इसने पूछा है कि परिवार के 3 सदस्यों की औसत आयु बताओ। टोटल आयु कितनी थी इनकी, 48। 48 प्लस 3 साल का ये बच्चा है, तो कितनी होगी, 51। पहले 2 की थी 48, अब 3 बंदे हो गए, 3 का डिवाइड कर देंगे तो 17 इनकी क्या आ गई दोस्तों, एवरेज आ गई। आई ना बात समझिए। चलिए नेक्स्ट पे। पी एक वर्ताकार ट्रैक के एक चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट और आर उसी चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट का समय लेता है। ठीक है, एक हो गया पी, एक हो गया आर, ये 12 मिनट और ये 18 मिनट। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 36 मिनट। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ 12 और 18 का एलसीएम आ गया 36। तो इसका मतलब हुआ कि ये 36 मिनट बाद वापस मिलेंगे। जैसे ये चक्कर है, इस चक्कर से यहाँ से ही किसने, पी ने, और यहीं से किसने, आर ने स्टार्ट किया है, एक ही टाइम पर एक ही बिंदु से। तो जैसे मान लो ये कहाँ पर मिले, यहाँ पर मिल गए 36 मिनट बाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट 36 मिनट बाद फिर मिलेंगे, फिर नेक्स्ट 36 मिनट बाद फिर मिलेंगे। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन देखो, इसने बोला है कि 12:30 PM पर चलना शुरू किया, तो 12:30 पर चलना शुरू किया तो 36 मिनट बाद मिलते, तो आप बोलते कि सर ये तो 1:06 पर मिल जाते, है ना, 06 पर मिलते ना, 6 मिनट पर। लेकिन 1:06 का ऑप्शन ही नहीं है इसमें, आप बोलते कि सर फिर 36 जोड़ लो, इसमें कितना आ जाएगा, 1:42। लेकिन 1:42 भी नहीं है, तो फिर आगे वाले फिर 36 पर, तो ये देखो कितना आएगा, 8 और ये आ गया 7 और ये आ गया 1। मतलब देखो 60 से ऊपर हो गया कितना, 18 मिनट। तो 1 घंटा बढ़ गया ना, तो ये हो गया 2:18। क्या 2:18 का ऑप्शन है क्या, ये रहा बस, है ना। इसका मतलब हर 36 मिनट बाद भी वापस में मिलेंगे, तो वो 36 मिनट अपने जोड़ के देखते रहेंगे। पहला ये सवाल आया है ऐसा जिसमें इस प्रकार का सवाल दिया है, लेकिन नहीं तो एक ही ऑप्शन से आपका आंसर आ जाता है, यहाँ पर 1:06 होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। ये देखो ये पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, आपको चतुर्थानुपाती पूछा है, इनका गुना इसका डिवाइड, a + b का और a²
प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, नीचे डिवाइड करना है इसका। देखो ए क्यूब प्लस, इसमें से आप ए कॉमन ले सकते हो क्या? आप बोलोगे सर ए स्क्वायर आएगा प्लस ए बी आएगा प्लस का बी स्क्वायर आएगा, ये सेम का सेम कट गया, तो इसमें डिवाइड करेंगे, दोनों में डिवाइड करेंगे तो ए का ए में भाग देंगे प्लस बी में ए का भाग देंगे, तो ये तो आ गया एक प्लस बी बटे ए, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, 2 सवाल आ गए इस प्रकार के आज। एक कार यदि 30 की स्पीड से चलती है तो एक निश्चित दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। देखो 30 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 5 घंटे में 150। ये कहता है इसी दूरी को, ये दूरी बन गई, अब इसको 2.5 घंटे में तय करना है तो 2.5 का भाग दे दो, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 आ गया, 25 दूना 50, 30 दूना 60, तो आंसर आ गया 60 इसका। ठीक है, ये तो हो गया, बिल्कुल एक लाइन भी नहीं लगी, एक लाइन ही मान लो। अगर आपको 5 घंटे लग रहे थे पहले, इसको 2.5 घंटे में करना है 2.5 में, तो ये टाइम है, इसका रेशियो बनाओ, रेशियो आएगा दोस्तों 2:1, ये टाइम का। स्पीड का रेशियो कितना आएगा? 1:2। अब देखो इसकी स्पीड कितनी है पहले कार की, 1, 30 की, 1 की वैल्यू 30, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60, तो इससे भी आंसर निकाल सकते हो आप। ठीक है ना, तो आप जैसे मर्जी इसका आंसर कर सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, कितना? 1908 रुपये है। जब वार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि होता है तो मूलधन ज्ञात करना है। दोस्तों जब भी चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो आपको बताया है मैंने, इफेक्टिव रेट बताता है। जैसे रेट परसेंट दे दी 12% में, 2 साल का है, 2 ईयर का है ना। अगर साधारण ब्याज होता तो 12 दूना 24 हो जाता, सीधा ही गुना करना था, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 12 और 12 24, 24 और 12 का स्क्वायर 144 आएगा, नीचे 100 आएगा तो 1.4 आएगा, तो 25.44% बनेगी इसकी इफेक्टिव रेट। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1908। आपको 100% चाहिए, मूलधन चाहिए ना, तो मूलधन हमेशा 100% होता है। कितना आएगा? 2544। ठीक है, इसमें 100 का गुना तो वो होना था 100% वाला, लेकिन इसका पॉइंट हटाया 100 और आएगा यहाँ से, इसको कर दो। 4 का 4 6 24, 4 3 12 और 4 6 24, 4 से काटा इसका, सॉरी इसको काट लो एक बार, 4 चौके 16, 4 7 28 और 4 7 28। इसको डिवाइड कर सकते हो क्या? 4 से इसको काटो, 4 से काटोगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 2 4 5 20 और 4 9 36, और 4 से इसको काटो तो इसका आ गया 25। तो ये कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है क्या? 15 3 45, 450 और 9 3 27, 470 बन रहा है ना, इसका मतलब ये 3 बार कट गया। 25 दिया 75, कौन सा आ रहा है? 75 से बड़ा आंसर आ गया बस। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने क्या कर दिया? देखो दोस्तों मैंने किया है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12 बटे 100, इसको करेंगे तो यही आएगा आपके पास। और अगर आपको ये करना हो कि सर ये ब्याज है ना, तो मिश्रधन निकालना पड़ेगा वैसे, लेकिन ये इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो आप ओनली इफेक्टिव रेट निकाल लो इससे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे। 2 प्राकृत संख्याओं का योग 140 है, उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 28 और 168 है। देखो अगर HCF इनका कितना है दोस्तों? 28, आप संख्याएं बोल सकते हो, जैसे मान लो 28A और 28B लिख सकते हो। इनका योग कितना हो गया? 140 दिया हुआ है, 28 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई दोस्तों, 28 भाग में जाएगा तो 28 5 140, तो a प्लस बी कितना आ गया? 5। अब देखो आपके पास एक नियम होता है, 2 संख्याओं का गुणा उनके LCM और HCF के बराबर होता है, तो 28B बराबर कितना आ जाएगा? 28 इंटू 168। क्या नियम पढ़ा गया? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF। किनका? इन्हीं संख्याओं का। अब देखो 28 से 28 कट गया पूरा, 28 छिके 168, इसका मतलब a इंटू बी की वैल्यू आ गई दोस्तों 6। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी दे रखा है आपको कितना? 5, a इंटू बी आना चाहिए 6, है ना। आपको यहाँ से इसकी वैल्यू रख के देखनी है आपको। जैसे मान लो आपने 1 लिया, 1 की वैल्यू मान लो पहले, a हो गया, ये b हो गया, इसकी वैल्यू 1 ली तो 5 में से 1 ये हो गया तो 4 होगा, तो 4 एकम 4, ये नहीं आ रहा तो मतलब ये नहीं लेंगे। दूसरा ऑप्शन रख के देखो, 2 लेके देखो, इसको 2 ले लिया तो ये कितनी बचेगी? क्योंकि योग 5 करना है ना इसका, 5 तो 2 तिया 6, ये भी आ रहा है मतलब ये भी आ रहा है, तो मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 3, बस यहाँ पे रख दो। क्या पूछा आपको? संख्याओं का अंतर। देखो 28 a
और 28 बी, इनमें से a माइनस बी 28 कॉमन ले लिया मैंने, ये बचा है। तो a और b का अंतर 2 और 3 का अंतर कितना आएगा दोस्तों 1, तो 28 इंटू 1 आ गया दोस्तों आपका 28। बात समझ आई क्या सभी को? इस प्रकार आपको करना है। y का x%, ठीक है, 90 के 2/3 के बराबर है, बस यही तो करना है। इसने बोला है जो मैंने लिख दिया। यहाँ से 9 कितना आ गया 30, 30 दूना 60, तो मतलब कितना आ जाएगा 6000। y इंटू एक्स की वैल्यू आ गई 6000। चलिए नेक्स्ट पे, 45 और 50 छात्रों वाले दो बैचों के औसत अंक इतने और इतने हैं। देखो इनका एलसीएम क्या, इसको काट लिया करो, ठीक है। तो 5 से काटोगे तो 9 आएगा, 5 से काटोगे तो 10 आएगा। अब नहीं कट रहा, तो इसका मतलब हुआ 9 का एवरेज 78 और 10 का एवरेज कितना है 650। बस इसको क्या करना है, गुणा करना है और संख्या का भाग देना होता है। देखो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये दोस्तों एवरेज है इसका, ये क्या है संख्या है। आपको टोटल बनाना हो तो क्या करते हो आप बोलोगे सर इनका गुणा करेंगे, तो 9 8 72, 9 7 63 और 7 70, 702 आ गया। इसका गुणा तो आसानी है 650, ये कितना आ गया 2 5 और 1352। डिवाइड किसका करेंगे, देखो टोटल संख्या का, 9 और 10 19, तो इसका भाग दे देंगे, यही ऑप्शन है। इसको आगे डिवाइड करना हो तो आप आगे भी डिवाइड कर सकते हो। ओके, चलिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अनुपात 5:3 है, 2 की छूट दे रहा है किस पर, क्रय मूल्य पर, गुणा में 100, 2/5 40%। करवाने वाला क्वेश्चन भी नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान सा है। ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, निम्नलिखित में से क्या ए और बी का योग नहीं हो सकता, जहां ए और बी भिन्न संख्याएं हैं। देखो दोस्तों ऑप्शन से करना पड़ेगा इसको। ये जैसे मान लो आपने दो संख्याएं ए और बी, योग है ये इनका ए प्लस बी का, तो कौन सी इसको कैसे अपने लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे सर इसमें एक तो 23 आ गई और एक आ गई 5, दोनों क्या है अभाज्य संख्याएं है भी अलग अलग, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है ना। ये तो ऑप्शन मतलब सही इसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। वैसे तो है ना ये अभाज्य संख्याएं है, इसने बोला है अभाज्य होनी चाहिए, हाँ अभाज्य है। दूसरा इसको आप लिख सकते हो क्या 3 + 7, नहीं लिख सकते, ये हो गया। देखो दोनों क्या है अभाज्य संख्या है। इसको लिख सकते हो क्या, इसको क्या लिखोगे 11 + 3, देख लो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। क्या इसको लिख सकते हो, इसको देखो 1 5 लिखेंगे लेकिन एक तो अभाज्य नहीं है, ये कट गया, ये ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा आप बोलो सर 2 और 4 ले लेते हैं, तो ये भी नहीं है। 3 और 3 आएगा, तो देखो ये भी नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है, अभाज्य संख्याओं में कॉमन नहीं आता एक के अलावा कुछ भी। तो बाकी देखो कोई भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया आपको। इसने पूछा है a + b का योग नहीं हो सकता अभाज्य संख्या, तो ये नहीं हो सकता कभी भी। चलिए नेक्स्ट पे, एक दुकानदार अपने स्टोर की प्रत्येक वस्तु पर 18% की छूट की घोषणा करता है। 5583 लागत वाली एक वस्तु के लिए ग्राहक को कितने मूल्य का भुगतान करना चाहिए। दोस्तों ये इसका अंकित मूल्य है 5583, 18% की छूट दी, इसका मतलब 82% वैल्यू लेगा ना। अब बस आपको कैलकुलेशन करनी थी, वो भी क्या है निकटतम। अब यहाँ से आप कुछ करोगे कि सर इसको गुणा कर लेंगे, आप गुणा भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आप अंदाजा लगाओ, ये 82 है, क्या इसका 80 गुणा करेंगे अपने, 80 गुणा 8 से गुणा करके देखो, 8 5 40, 8 5 40, 8 8 64, 8 दिया 24, ठीक है। ये 6, ये 4 6 4 4, देखो 44 से 44 के नजदीक आ रहा है। यहाँ पे देखो ये भी नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। देखो अपने 80 का गुणा किया तब भी 44 आ रहा है, तो देखो 82 का करना तो ये आएगा ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको थोड़े से इसमें आप कैलकुलेशन को भी स्पीड से कर सकते हो। तो बात समझ में आई होगी दोस्तों आपको। 20 के 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होगी, आपको अच्छा भी लगा होगा कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन को अपने ऐसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल आपको एक बात कहूँगा, कभी ऐसे मत जाना कि सर हर क्वेश्चन में ट्रिक की लगानी है। ट्रिक होती है वो, ट्रिक वो होती है जो आप एक ही क्वेश्चन को बार बार कर रहे हो ना, तो आपको उसमें स्पीड बढ़ जाती है, बस वही ट्रिक है। अगर ज़्यादा ट्रिक भी याद रखोगे तो आप कॉन्सेप्ट बोलते जाओगे, आपको नया क्वेश्चन आते ही आप उसमें ट्रिक नहीं लगा पाओगे, मतलब कॉन्सेप्ट है ना। ट्रिक होती है ओनली एक क्वेश्चन के लिए, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है उसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए ट्रिक होती है। और कॉन्सेप्ट का मतलब रहता है एक चीज़ आपने सीख ली, उससे बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी आप तैयारी कर रहे हो, सभी समझदार हो, तो चलिए आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो बेल आइकन पे क्लिक भी कर लेना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। ओके, थैंक यू।